Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing good. Today I am having history of class 7. Kindly open the books. Today we are going to start a new chapter number 2 and the title of the chapter is Mughal Empire Consolidation. हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो था फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर. सेकंड चैप्टर है मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन, मतलब बाबर और हुमायूं के बाद मुगल्स ने अपने आप को कैसे कंसोलिडेट किया. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, मर्ज होना और यूनाइट होना. सबसे पहले हम जिस एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 AD टू 1605 AD. अब ये जो इनका टाइम पीरियड जो है, ये इनका डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, बल्कि ये इनका बादशाहत का टाइम पीरियड, जो बादशाहत का इनका टाइम पीरियड होता है. 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था वो किंग बना था और 1605 में इसकी डेथ हो गई थी. ठीक है. अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं का बेटा था. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो मैं इस सारे की रीडिंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको इसका प्रिसाइज इसका व्यू बताऊँगी, प्रिसाइज व्यू बताऊँगी. मैं आपको जो MCQs वगैरह होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी. ठीक है. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बॉर्न इन 1542 AD. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में पैदा हुआ और ये आपको MCQ में भी आ सकता है. उसके मदर का नाम हमीदा बानो था. और जब अकबर पैदा हुआ तो हुमायूं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. उसने इराक से और कुछ लोकल एरिया से टीचर्स मंगवाए. उससे बहुत शौक था कि उसका जो बेटा है, जो अकबर है, वो बहुत अच्छा पढ़ जाए. लेकिन जो अकबर बड़ा हुआ तो उसके जो ट्यूटर्स थे, उसके जो टीचर्स थे, उसने हुमायूं को बताया कि अकबर जो है वो स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो नॉन सीरियस है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस है, इनअटेंटिव रहता है. तो इसके अलावा उन्होंने हुमायूं को ये भी बताया कि ये ज़्यादातर गेम्स में इंटरेस्ट लेता है और वो उन गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जिसमें ब्रेवरी और करेज ज़्यादा शो हो सके. तो हुमायूं ने जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, ज़्यादा फोर्स नहीं किया उसको एजुकेशन की तरफ, टूवर्ड एजुकेशन उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया. सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं? हुमायूं स्टार्टेड रेगिंग हिज टेरिटरीज इन इंडिया. जब हुमायूं ने इंडिया में इलाके कैप्चर करने शुरू किए तो अकबर भी उसके साथ था. उसको जो अकबर जो था वो बहुत छोटा था, लेकिन वो उसके साथ ही था. तो जितनी भी बैटल्स हुई, जितनी भी जंगें हुई इस दौर में, हुमायूं के साथ ही रहा अकबर और उसने इन जंगों में बहुत ज़्यादा ब्रेवरी शो की. और एक जंग थी जो थी सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक बैटल हुई थी, जिसमें जो अकबर है उसने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी शो की थी. हालांकि इस वक्त जो अकबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था. तो इन फाइट्स की वजह से, इन बैटल में बहुत ज़्यादा ब्रेवरी शो करने की वजह से अकबर को जो है वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ. हुमायूं ने भी जब ये देखा कि ये इतनी ब्रेवरी से ये फाइट करता है तो उसने उसी वक्त अनाउंस कर दिया कि हुमायूं जो है, अकबर जो है वो उसके बाद, हुमायूं के बाद सक्सेसर होगा. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इन 1556 AD अकबर वाज फॉर्मली क्राउन्ड. 1556 में ये आपको MCQ में आ सकता है कि हुमायूं की डेथ कब हुई. तो हुमायूं की डेथ कब हुई थी? 1556 AD में. तो इस वक्त अकबर जो है उसको फॉर्मली वो किंग बन गया, उसको किंग बना दिया गया. लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि जब अकबर किंग बना था तो उस वक्त उसकी एज सिर्फ 14 ईयर्स. उस वक्त उसकी एज क्या थी? 14 ईयर्स थी. और हालांकि चूँकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, 14 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा होता है, तो क्योंकि वो स्टेट्स के मैटर्स को इतना ज़्यादा नहीं समझ सकता था, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था. ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं उसके स्टेट्स के. तो उसके साथ एक बंदा था बहराम खान कौन था? वो अकबर का ट्यूटर था. उसको उसके साथ इंचार्ज लगा दिया गया. स्टेट्स के मैटर पे एडवाइस उसे कौन करता था? बहराम खान करता था. इनडायरेक्टली जो स्टेट्स के जो मैटर्स अफेयर्स को चलाता था वो कौन चलाता था? बहराम खान चलाता था. सेकेंड टॉपिक इज क्रूशियल इशू एट द टाइम ऑफ एक्सेशन के टाइम में उनको क्या क्या क्रूशियल प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े थे. हुमायूं had recovered his kingdom by reconquering his former territories, but they were subject to disorder from administrative and political point of view. हुमायूं जब इलाकों को कैप्चर कर रहा था, इंडिया में जब इलाकों को कैप्चर कर रहा था मिलिटरी, तो वो उन इलाकों को कैप्चर कर रहा था, लेकिन उन इलाकों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. वो किस तरह के प्रॉब्लम्स थे? वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, इसके अलावा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे. जब ये लोग किसी इलाके को कैप्चर कर लेते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के लोग उनको टैक्स वगैरह पे करते थे. अब कुछ इलाके ऐसे थे, मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइक सिंध, कश्मीर, दक्कन, उड़ीसा, गोंडवाना, गुजरात, मालवा एंड बंगाल एक्सेट्रा हैड टर्न इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ये जो इलाके हैं सिंध, कश्मीर, दक्कन वगैरह, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उन्होंने अनाउंस कर दिया. जब इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स का अनाउंस किया तो उसके बाद वो अकबर को टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे. और जब टैक्स वगैरह पे नहीं होते तो कोई जो स्टेट होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि जो स्टेट चलती है वो टैक्सेस से चलती है. और टैक्सेस कौन पे करता है? पब्लिक पे करती है.
इसके अलावा इन सारी बातों का एडवांटेज लिया राजपूत ने और हिंदूज ने। उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी अकबर के खिलाफ रेबल कर दिया, उन्होंने भी उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। जब बाबर आया था सब कॉन्टिनेंट में, बाबर आया, उसके बाद शेरशाह सूरी आया और उसके बाद अगेन हुमायूं ने इंडिया को कैप्चर किया। तो इस सारे टाइम पीरियड के अंदर इन सारी जंगों में, इन सारी बैटल्स के दौरान जो सब कॉन्टिनेंट में फेमिन आ गया था, यानी कि कहत साली आ गई थी। तो वहाँ के लोगों को बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ा था। उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो वो हुकूमत को टैक्स भी नहीं पे कर सकते थे। तो जब वो उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर सकते थे तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट थी वो वीक होना शुरू हो गई। तो इन सारी जंगों में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया बाबर आया, उसके बाद शेरशाह सूरी आया, देन उसके बाद हुमायूं आया। तो इन सारी बैटल में बहुत से लोग भी मर गए थे। तो जो गवर्नमेंट है अकबर की, जो गवर्नमेंट थी वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, मिलिटरीली वो लोगों से टैक्सेस नहीं निकलवा सकती थी। तो इस सब का एडवांटेज किसने लिया? इस सब का एडवांटेज लिया राजपूत ने और हिंदूज ने एडवांटेज लिया और उन्होंने उसके खिलाफ राइवल्स कर दिया, रेबल हो गए वो, यानी उन्होंने अकबर की गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की कंसोलिडेशन में अकबर का क्या रोल था? सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 AD। 1556 AD में जो सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की, ये हम पढ़ते हैं कि ये किस किस के खिलाफ हुई थी। ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि एक था हेमन बकाल। हेमन बकाल जो था ये हुमायूं का मिनिस्टर था, लेकिन हुमायूं की डेथ के बाद, जब हुमायूं की डेथ होगी तो उसके बाद ये अकबर के अगेंस्ट हो गया था। ठीक है। Akbar was in Kabul when he got the news that Heman Bakal, minister of Humayun, had captured Delhi and Agra. अकबर जो था वो काबुल में था, तो उसे ये खबर मिली, उसे ये न्यूज़ मिली कि हेमन बकाल जो था, जो हुमायूं का मिनिस्टर था, उसने दिल्ली और आगरा पे उसने कब्जा कर लिया। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने फ़ौरन एक मीटिंग कॉल की और वहाँ उसने अपने चीफ से, अपने वेल विशर से और उनका जो ट्यूटर था बहराम खान, उसने उनसे कहा कि वो उसको एडवाइस करें, कोई सजेशन दें कि अब वो क्या करें। तो उन्होंने उसको सजेशन दी कि वो एक आर्मी भेजे दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ। अब उन्होंने क्या किया, वो जो उन्होंने आर्मी जो भेजी थी, उन्होंने जो हेमन खान की आर्टिलरी थी, आर्टिलरी क्या होती है, उसके जो टैंक्स होते हैं, ये तोपें वगैरह जो होती हैं, उसको उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, उसने उनको रोक दिया। वो जो आर्मी थी, अकबर की जो आर्मी थी, उन्होंने हेमन बकाल की आर्टिलरी को उन्होंने रोक लिया, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अब जो आर्टिलरी वगैरह जो थी वो सारी किसके कब्जे में चली गई थी? वो अकबर के कब्जे में चली गई थी। 1556 में जो दोनों आर्मीज थी वो दूसरे के बैटल फील्ड में एक दूसरे के सामने आ गई। अब अगरचे यहाँ पे जो हेमन था, हेमन के पास उसकी आर्टिलरी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी इसके बावजूद उसके जो ट्रूप्स थे, उसने अपनी आर्मी को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, उसने अटैक कर लिया अकबर की आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये ड्यूरिंग द फाइट एन एरो हिट हेमन्स आई एंड ही फेल डाउन फ्रॉम हिज हुडा। हुडा क्या होता है? पहले ज़माने में जो फाइट्स होती थी, जो बैटल्स होती थी, वो किसके ऊपर बैठ के होती थी? घोड़ों के ऊपर होती थी या फिर एलिफेंट्स के ऊपर होती थी। घोड़ों और एलिफेंट्स के ऊपर एक जो बैठने की जगह होती है उसको कहते हैं हुडा। ये आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे। अब बैटल फील्ड में फाइट के दौरान एक एरो जो है वो हेमन के आंख में आके लगा और वो अपने होडा से नीचे गिर गया। अब उसे जो महाउट था, महाउट कौन होता है? जो घोड़े को पकड़ के चला रहा होता है, या फिर ये एलिफेंट को जो पकड़ के चला रहा होता है, रस्सी जो उसकी पकड़ते हैं, उसको महाउट कहते हैं। उसने ये कोशिश की कि वो उसका जो एलिफेंट है जिसके ऊपर हेमन बैठा हुआ था, उसको बैटल फील्ड से बाहर लेके जाए ताकि हेमन को कोई नुकसान न पहुंच सके। लेकिन फिर क्या हुआ, हेमन को जो है वो कैप्चर कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको अकबर के सामने पेश किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अकबर का जो ट्यूटर था बहराम खान, उसने उसको किल कर दिया, उसने उसको मार दिया। तो नेक्स्ट क्या था? अकबर जनरल क्विकेंड देयर एफर्ट टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज एंड कंकर ग्वालियर एंड जानपुर। अब इसके बाद जो अकबर के जो जनरल थे, उन्होंने फिर ग्वालियर और जानपुर को भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया। नेक्स्ट है डिसमिसल ऑफ बहराम खान। बहराम खान को उसने कैसे डिसमिस किया? डिसमिस का मतलब क्या होता है? उसने उसको उसकी जॉब से निकाल दिया। तो कैसे उसको उसकी जॉब से निकाला? बहराम खान वॉज प्रैक्टिकली द चीफ मिनिस्टर of all government affairs for 4 years. There is no evidence that he ever showed disloyalty to Akbar or desire to usurp the power. However, the general situation forced Akbar to dismiss him in 1560 AD. After his dismissal, Akbar became an independent king.
आप तारीख़ की जितनी भी बुक्स मिलती हैं, हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स मिलती हैं, उनसे कहीं से भी एविडेंस नहीं मिलती कि बहराम खान जो उसने कभी भी डिसलॉयल्टी शो की हो या उसने कभी भी स्टेट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई हो। लेकिन उसके साथ बाकी जो लोग थे वो हमेशा अकबर को ये कहते थे, तुम तो किंग नहीं हो, जो असल में जो किंग है, जो मैटर्स को चला रहा है वो बहराम खान चलाता है। तो इन सब बातों से तंग आके तो उसने जो बहराम खान है उसको उसने डिसमिस कर दिया। कब उसने उसको डिसमिस किया था? 1560 AD में उसने उसको डिसमिस कर लिया था और फिर अकबर जो है वो खुद इंडिपेंडेंट किंग बन गया था। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट। सबसे पहले जो है वो है अंबर, जयपुर। अकबर टू कंट्रोल ऑफ हिज एरिया इन 1562 AD। लोकल राजपूत रूलर राजा बिहारी मॉल एक्सेप्टेड हिज ओबीडियंस। अंबर जयपुर को उसने 1562 में उसका कंट्रोल उसने संभाल लिया था। वहाँ का जो राजा था वो राजपूत था, उसका नाम था बिहारी माल, उसने उसकी ओबीडियंस शो कर ली थी। नेक्स्ट है गोंदवाना। नेक्स्ट है वो है गोंदवाना। गोंदवाना उस वक्त जो रूल करी थी वो एक वुमेन रूल करी थी, उसका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती वहाँ पे एक वुमेन वहाँ उस एरिया को रूल करी थी। वो अपनी ब्रेवरी और एबिलिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसने वहाँ रेजिस्टेंस किया, उसने अकबर की आर्मी के खिलाफ रेजिस्टेंस किया, लेकिन वो अपने स्टेट को बचा ना सकी और जो अकबर था उसने उसकी स्टेट का कंट्रोल ले लिया। फिर उसने उस इलाके के कस्टम के मुताबिक उसने अपने आप को जला दिया, जिंदा जला दिया था। तो और फिर ये इलाका कब कंकर हुआ? 1564 में ये एरिया भी कंकर हो गया। नेक्स्ट है चित्तौड़। चित्तौड़ जो है उस वक्त यहाँ पे चीफ टेंस होता था। उन्होंने अकबर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए। फिर उसने वहाँ भी कोई उन्हें फाइट करने की ज़रूरत पेश ना आई। चित्तौड़ के जो राजा थे या चीफ टेंस जो थे उन्होंने उसकी ओबीडियंस को शो कर लिया, ओबीडियंस उसके साथ शो कर दी। नेक्स्ट है बिहार। राजा बिहार है showed his allegiance with अकबर इन 1568। बिहार का जो राजा था उसने भी अकबर के खिलाफ एलिजेंस शो कर दी। नेक्स्ट है रणथंभौर एंड कालियंगर। 1562 में अकबर ने इस इलाके को भी कंकर्ड कर लिया और फिर कंकर्ड कर लिया इंपॉर्टेंट एरिया फ्रमपुर एंड कलिंजर आफ्टर द प्रोलॉन्ग स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उन्होंने इस एरिया को भी उन्होंने कंकर्ड कर लिया। नेक्स्ट है मारवाड़। 1570 में अकबर ने इस इलाके को भी कंकर कर लिया। नेक्स्ट है गुजरात। एट द टाइम गुजरात वॉज द सेंटर ऑफ पोर्टुगीज ट्रेड। अब गुजरात जो है उस टाइम में ट्रेड का सेंटर हुआ करता था। वहाँ के जो रूलर जो थे, अनवर्दी रूलर थे, वो हमेशा उसके लिए अकबर की स्टेट के खिलाफ ट्रबल पैदा किया करते थे, डिसऑर्डर पैदा किया करते थे। तो जो अकबर जो है उसने गुजरात को भी कंट्रोल में ले लिया। वहाँ के जो कंट्रोल में नहीं ले लिया बल्कि वहाँ का जो किंग जो था, वहाँ का जो राजा जो था, उसने उसकी ओबीडियंस शो कर दी। लेकिन उस वक्त जो राजा था उसकी डेथ के बाद जब उसका बेटा वहाँ का किंग बना, वहाँ का राजा बना, तो उसने उसके खिलाफ वहाँ रिवॉल्ट अकर्ड हो गई और फिर उसके बाद अकबर ने यहाँ पे अपनी आर्मी भेजी और 1572 में ये एरिया भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल को जो है उसने कैप्चर किया था 1576 में। 1576 में अकबर ने बंगाल को भी कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट है काबुल। 1558 में अकबर ने जो है वो काबुल को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उसने कश्मीर, सिंध, कंधार, डेक्कन, उड़ीसा, उसको भी इन इलाकों को भी उसने अपनी रियासत में, उसने अपनी किंगडम में इन इलाकों को भी उसने शामिल कर लिया था। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था? उसने अपनी स्टेट को, उसने अपनी किंगडम को उसने कैसे कंसोलिडेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर्स रिफॉर्म्स। अकबर की रिफॉर्म्स क्या क्या थी? अकबर के रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस के तौर पर देखेंगे उसने क्या क्या रिफॉर्म्स की थी। सबसे पहले उसने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो था मनसबदारी सिस्टम। सबसे पहले उसने जो इनिशिएट दिया था वो मनसबदारी सिस्टम था। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब अकबर से पहले और जब अकबर शुरू में जब किंग बना था उस वक्त में भी जो सब कॉन्टिनेंट में फ्यूडल सिस्टम रहा था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? उनके जो चीफ टेंस होते हैं या फिर सरदार होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और ये जो ज़मीनें होती हैं वो गवर्नमेंट ने ही उन्हें दी होती हैं। अब इन ज़मीनों के ऊपर जो फ्यूडल्स होते हैं जिनको वो ज़मीनें दी जाती हैं,
उनकी तरफ से वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उस बिनोपी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से उन लोगों से रेवेन्यू लेके वो जो फ्यूडल्स होते हैं, वो जो फ्यूडल्स होते थे वो गवर्नमेंट को दिया करते थे, रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया करते थे। अब यहाँ जो है अकबर को ये वाला फ्यूडल सिस्टम उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको फ्यूडल सिस्टम इसलिए पसंद नहीं था कि इस वजह से उसकी जो पावर थी वो डिवाइड हो रही थी। वो कैसे पावर डिवाइड हो रही थी? अगर किसी इलाके में कोई फ्यूडल था, कोई सरदार था, तो उस इलाके का कोई आदमी आर्मी में होता था, अकबर की आर्मी में होता था, तो वो जो है अकबर की आर्मी को वो इतना ओबे नहीं करता था जितना वो अपने सरदार को ओबे करता था। ठीक है, तो अकबर को ये बात जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। तो उसने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने एक नया सिस्टम बनाया था जिसको कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या था? उसने मनसबदारी सिस्टम जो था उसमें उसने 2 डिपार्टमेंट्स बनाए थे। एक उसने डिपार्टमेंट बनाया था सिविल और दूसरा उसने बनाया था मिलिट्री। मिलिट्री किससे रिलेटेड है? ये आर्मी से रिलेटेड है। और उसके बाद उसने इन मनसब्स के लिए उसने 15 से 20,000 उसने मनसब क्रिएट किए थे। यानी कि मनसब क्या होता है? पोजीशन होती है, रैंक होती है। जैसे हमारे यहाँ रैंक्स होते हैं, आर्मी में रैंक्स होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, कैप्टन होते हैं। इस तरह हमारे सिविल्स में भी रैंक्स होते हैं, कमिश्नर होता है, असिस्टेंट होता है, डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है। इसी तरह यहाँ पे भी मनसब थे, पोजीशंस थी, रैंक्स थे। अब उसने कितने मनसब उसने क्रिएट किए थे? 10 to 50,000 उसने वहाँ पे किए थे। 10 से 20,000 उसने मनसब क्रिएट किए थे। और उसने 5,000 मनसब जो थे, जो हायर मनसब जो थे, वो उसने उन लोगों को दिए थे जो उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा, जो अकबर की गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, अब उसने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग उसने यहाँ पे एक और उसने लॉ यहाँ पे पास किया था। वो लॉ क्या था कि अगर कोई शख्स अगर वो मिलिट्री में काम कर रहा है तो वो ये इस बात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मिलिट्री में ही काम करेगा, या अगर कोई शख्स सिविल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो हमेशा सिविल डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। क्यों? इस वजह से कि क्योंकि अकबर ये चाहता था कि जो सारी पावर है वो सारी पावर उसके हाथ में रहे। अब अगर एक शख्स हमेशा मिलिट्री में ही काम करेगा तो वो मिलिट्री को चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर देगा और फिर वो चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि नेक्स्ट आगे आने वाले वक्त में उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसने उनकी इस तरह से उसने ये बनाए मनसब बनाए थे कि उनकी पोस्टिंग आराम से हो सके। उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती थी मिलिट्री के अंदर, ज़ात एंड सवार। ज़ात और सवार क्या था? ज़ात कहते थे वो आर्मी जो पैदल फाइट करती थी, यानी कि वो किसी चीज़ के ऊपर सवार नहीं होती, घोड़ों पे या एलिफेंट्स के ऊपर वो नहीं होती थी, या कैमल्स के ऊपर नहीं होती थी, बल्कि वो फुट पे वो वॉर करती थी। और सवार क्या होते थे? सवार जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कि वो आर्मी होती थी जो कैमल्स पे या हॉर्सेस पे बैठ के फाइट करती थी। ठीक है, तो अब हर मिलिट्री में हर मनसब के ऊपर जो बंदा होता था उसके खिलाफ उसके अंडर एक प्रॉपर एक आर्मी होती थी। तो उसके आर्मी होती थी, उसके प्रॉपर उसके वेपन्स होते थे, वो सारा उनको कंट्रोल करता था, उनके ऊपर वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखता था। और जैसे कि आपको पता है कि पुराने वक्तों में फ़ाइट कैसी होती थी, जंगें कैसी होती थी, घोड़ों के ऊपर बैठ के होती थी। तो हर मनसब के अंडर उसकी जो आर्मी होती थी उसके पास जो वेपन्स होते थे, जो हॉर्सेस होते थे, उनके ऊपर उस मनसब की स्टेम लगी होती है। उन स्टेम को लगाने का मकसद क्या था? ताकि उनके जो हॉर्सेस हैं या उनके जो केमल्स हैं या उनके जो एलिफेंट्स हैं वो मिक्स ना हो जाएं, या अगर मिक्स हो जाएं तो फ़ौरन पता चल जाए, या अगर कोई हॉर्स वाला या वेपन्स वाला उनका गुम हो जाए तो उनको फ़ौरन से पता चल सके। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लॉ भी था इस मनसबदारी सिस्टम में कि ये हेरिडिटरी नहीं था, यानी कि अगर फादर किसी मनसब पे है तो फादर के डेथ के बाद उसका बेटा उस मनसब पे नहीं जाएगा, उस पोजीशन पे नहीं जाएगा, बल्कि ये टोटल मेरिट बेस्ड सिस्टम होता था। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग लॉ ये था कि जो अगर किसी मनसब पे कोई शख्स काम कर रहा है तो उसके पास उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उसकी जो वेल्थ होती थी, वो सारी उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली में डिवाइड नहीं होती थी, बल्कि वो सारी वेल्थ, उसकी जो प्रॉपर्टी जो होती थी वो गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्योंकि वो चीफ टेंस जो होते थे, जो चीफ टेंस जो होते थे या फिर जो मनसब जो होते थे, उनको पता था कि दौलत जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने अवाम की, पब्लिक की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। उन्होंने म्यूज़िक में भी बहुत मनसब ने नाम कमाया, उसके अलावा उन्होंने पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। ठीक है, ये था हमारा मनसबदारी सिस्टम। फर्स्ट रिफॉर्म उसकी क्या थी। सेकेंड है रिलीजियस स्ट्रेटजी। अकबर का जो चाइल्डहुड का जो ज़माना था वो उसने बहुत ज़्यादा रिलीजियस, उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता था, वो नमाज़ें वगैरह प्रॉपर पढ़ा करता था।
इसके अलावा उसने एक मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद में वो दर्स वगैरह भी दिया करता था, लेकिन उसके अलावा दर्स वगैरह भी दिया करता था। इसके अलावा एक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, वो उनके पास भी जाया करता था। स्पेशल रिगार्ड फॉर शेख सलीम चिश्ती, वो उनके खिदमत में भी, उनके पास भी, उनको भी वो विज़िट, उनके टॉम को भी वो विज़िट किया करता था, अक्सर उनको विज़िट किया करता था। इसके अलावा अकबर जो था वो सूफीज़म के भी बहुत करीब था। उसने फतेहपुर सिकरी में एक मस्जिद बनवाई थी। फतेहपुर सिकरी में उसने एक मस्जिद बनवाई थी जहाँ पे वो रिलीजियस मैटर को वो डिस्कस किया करता था। उसका जो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, लेकिन जो वक्त गुजरता गया था, पैसेज ऑफ टाइम, उसे ये बात रियलाइज़ हुई कि उसे जो रिलीजन जो है, जो मज़हब है, उसे थोड़ा साइड पे कर देना चाहिए। फिर उसके माइंड में एक बात आई। उसने क्या किया कि उसके स्टेट में, सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते, जैसे हिंदू थे, क्रिश्चियंस थे, जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते, उसने उन सबको इकट्ठा किया और उनसे उनके मज़हब के, रिलीजन की उसने उनसे बातें पूछी, ओपिनियंस उससे पूछे। तो उसे ये लगा कि सारे जितने भी रिलीजन है उसमें कुछ बातें जो हैं वो कॉमन है, कुछ बातें जो हैं वो अच्छी हैं। अब फिर उसने क्या किया, जितने भी तमाम मज़ाहिब में जितनी भी अच्छी बातें थी उसने उन सबको कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद उसने एक नया दीन ईजाद कर लिया था, एक नया दीन उसने इन्वेंट कर लिया था। उसने ये इनिशिएट कब लिया था, उसने सारे जो स्कॉलर्स है, जितने भी मज़ाहिब के जो स्कॉलर्स है, उसने उन सबको कब इकट्ठा किया था, 1579 में। ठीक है, 1579 में उसने उन सबको इकट्ठा किया था और उन सब की सारी बातों को, अच्छी बातों को मिला के उसने एक न्यू दीन उसने इन्वेंट किया था, जिसका नाम क्या था मैं आपको बता चुकी हूँ, वो क्या था, दीन इलाही। अब उसने ये सारा काम क्यों किया था, क्यों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ये चाहता था कि सारी पावर जो है कंट्री के अंदर, जितनी भी पावर है, वो सारी पावर उसके हाथ में रहे। इसके लिए उसने जो स्कॉलर्स थे, मजहबी स्कॉलर्स थे, उसको भी उन्होंने साइड पे कर दिया। अब उसने जो नया दीन जो उसने इन्वेंट किया था, उसका उसने एक डॉक्यूमेंट्स उसने प्रिपेयर करवाया था, और उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाया था। उसके बाद जो रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे, उसने ज़बरदस्ती उनसे उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसने उनके साइन दिए थे। उसके अलावा जो बंदा उसके दीन में आता था, दीन इलाही में आता था, वो उनसे एक औथ लेता था। वो क्या औथ लेता था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो वेल्थ है, वो सारी उन लोगों की प्रॉपर्टी वेल्थ नहीं है, बल्कि वो सारी स्टेट की वेल्थ है, वो सारी अकबर की वेल्थ है। ठीक है, ये उसका वो सबसे पहले वो औथ लेता था, और इसने इस रिलीजन को 1582 में उसने इन्फोर्स कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी स्टेट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसने इस न्यू दीन को उसने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसके नए दीन के ख़िलाफ़ ना तो मुस्लिम स्कॉलर जो थे, मुस्लिम जो उलमा थे, ना तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि जो बाकी मज़ाहिब के जो लोग थे उन्होंने भी इस दीन को पसंद नहीं किया, उन्होंने भी इस दीन को डिसलाइक किया। इसके अलावा कोई मुसलमान एक स्कॉलर थे, शेख मुबारक, उनके बेटे थे अब्बुल फजल और फैज़ी, उन्होंने इस दीन को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा काम किया। और मुजाहिद अल-अफ़सानी, उनका जो रोल था वो इस दीन के ख़िलाफ़, दीन इलाही के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ये जो शेख मुजाहिद अल-अफ़सानी, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, उसका रिलीजियस स्ट्रेटजी थी। पहले हमने क्या पढ़ा था, उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन विद हिंदूज एंड राजपूत। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपनी स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हर वो काम करता था जो उसको नहीं करने चाहिए थे। अब उसने क्या किया, हिंदूज और राजपूत के साथ उन्होंने अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए। अब उसने किस तरह से उसने स्ट्रॉन्ग किए, सबसे पहले उसने हिंदूज़ को और राजपूत को अपनी स्टेट में जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी, जो बड़े बड़े रैंक्स थी, उसने उनके ऊपर उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं उसने क्या क्या इनिशिएट किया था इनके खिलाफ। सबसे पहले तो अकबर ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी टेम्पल्स थे, जितने भी मंदिर वगैरह जो थे, उसके ऊपर वो टैक्सेस पे किया करते थे, उसने वो सारे टैक्सेस अबॉलिश कर दिए, वो सारे टैक्सेस उसने ख़त्म कर लिए। तो जब से ये टैक्सेस ख़त्म किए तो जो कॉमन हिंदू था या कॉमन जो नॉन मुस्लिम था, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इन इनिशिएटिव से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सेकेंड स्टेप उसने क्या किया कि एक जिजिया टैक्स होता है। जिजिया टैक्स क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम स्टेट है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम रह रहे होते हैं, तो वो नॉन मुस्लिम की जो ज़मीन होती है, नॉन मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्सेस दिया करते हैं, जिसे जिजिया टैक्स कहते हैं। तो जो अकबर जो था उसने ये सारे टैक्सेस भी माफ़ कर दिए थे। ये सारे टैक्सेस माफ़ करने के बाद वो हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अकबर जो है वो आज भी हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अकबर के ऊपर इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं।
इसके अलावा उसने क्या किया था, हाई रैंक्स के ऊपर, हाई पोस्ट के ऊपर, उसने की पोस्ट के ऊपर उसने हिंदूज को अपॉइंट करना शुरू कर लिया था। फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए उसने एक हिंदू को अपॉइंट किया था, उसका नाम था राजा तोदरमास। उसने इनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपना अपॉइंट कर लिया था। उसके अलावा बीरबल को भी उसने अपना काउंसलर अपॉइंट कर लिया था। उसके बाद उसने क्या किया था, थर्ड स्टेप उसने क्या किया था, उसने पीछे हमने जब वो कॉन्क्वेस्ट हम उसके बाद पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जयपुर, उसके अलावा बिहारी का जो राजा था बिहारी मल, उसकी बेटी के साथ उसने शादी भी कर ली थी। ठीक है, जब शादी कर ली थी तो उनके साथ हिंदू के साथ पर्सनल रिलेशन भी उनके साथ उनके कायम हो गए थे। उसके बाद राजा बिहारी जो था, राजा बिहारी मल जो बिहार का राजा जो था, उसने उसकी एफर्ट से बिकंदर, जयसमाल एंड जौनपुर एग्री टू फॉर्म एंड अलायंस विद अकबर। उसके ऑफर से, उनकी कोशिशों से ये सारे इलाके जो हैं ये भी उन्होंने भी अकबर की एलिजेंस को शो कर लिया था, अकबर की ओबीडियंस उन्होंने कर ली थी इन सारी जगहों के राजाओं ने भी। अकबर से सक्सेशन, अकबर की डेथ कब हुई, इन 1605 अकबर डाइड। जस्ट बिफोर हिज डेथ ही हैड अपॉइंटेड प्रिंस सलीम एज हिज अपेरेंट। उसकी डेथ के बाद उसने अपनी डेथ से पहले ही उसने अपनी ज़िंदगी में अपना सक्सेसर चुन लिया था, और वो क्या था, शहजादा प्रिंस सलीम, जिसे शहजादा सलीम भी कहा जाता है। कब, 1605 में। ये आपका MCQ में आ सकता है। ओके, ये हमारा हो गया रिलेशन विद हिंदू से राजपूत। नेक्स्ट है हमारा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कौन था? नेक्स्ट है हमारे पास नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 1605 AD टू 1627 AD। 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो थे ये किंग बने थे, और 1627 में इनकी डेथ हो गई थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कौन थे? ये जलालुद्दीन अकबर के बेटे थे। एक बात आप याद रखिएगा कि इनके 3 नाम थे। जो बाय बर्थ इनका जो नाम था वो था सलीम, और उसके बाद जो उनके फादर उनको प्यार से बुलाते थे वो उनको शेखू बाबा बुलाते थे। और जब ये किंग बन गए थे इसके बाद उन्होंने अपना जो नाम रखा था, जो उन्होंने खुद को टाइटल दिया था, जिसने जो टाइटल अडॉप्ट किया था वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। तो ये बात याद रखिएगा कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शेखू बाबा और शहजादा सलीम ये एक ही बंदे के नाम थे। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1569 AD। 1569 AD में ये पैदा हुए थे, फतेहपुर सिकरी में पैदा हुए थे। और आपको पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो अकबर जो था उसने हिंदू के साथ में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हिंदू वुमेन से शादी की थी। तो ये जोधाबाई के बेटे थे जो अकबर की बीवी थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इनका चाइल्डहुड का ज़माना था, अकबर का जब चाइल्डहुड का जो ज़माना था उसमें वो सूफीज़म को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने इनका जो नाम रखा था सलीम, वो उन्होंने एक हज़रत सलीम, एक बाबा थे, एक बुज़ुर्ग के हज़रत सलीम चिश्ती, उनके नाम पे उन्होंने अपने बेटे को नाम दिया था। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसके पीछे स्टोरी क्या है कि अकबर के जो भी बच्चे पैदा होते थे वो कुछ टाइम के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, वो कुछ टाइम के बाद उनके बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो उसने एक प्रॉमिस किया था, उसने एक मन्नत मांगी थी शेख सलीम के मज़ार पर। उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था कि अगर उनके बच्चे होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वो फतेहपुर सिकरी से आगरा तक वो बाय फुट जाया करेंगे, उस मज़ार तक बाय फुट वो जाया करेंगे। तो जब उनका बेटा हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहजादा सलीम जब पैदा हुआ तो वो सर्वाइव कर गया, तो उन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। इन दिस वे ही ट्रैवल नियर बाय 480 किलोमीटर टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तकरीबन 480 किलोमीटर को उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ठीक है, अब जो अकबर जो था उसको ख़ुद तो उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़े। तो उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ट्यूटर्स उसने उसके लिए अपॉइंट किए हुए थे। अब जो सलीम जो था उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने टर्किश, अरबिक, उस लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने बहुत जल्दी टर्किश, अरबिक और हिंदी लैंग्वेजेस उसने सीख ली थी। इसके अलावा उसे हिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी और पेंटिंग में भी उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा वो शूटर भी था। इसके अलावा उसने बहुत जल्दी फॉर्मल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन भी उसने बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ जो थी वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, नूरजहाँ के जो पेरेंट्स जो उनके एंसेस्टर जो थे वो पर्शिया से आए थे। उनके जो फादर थे, नूरजहाँ के जो फादर थे वो
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के कोर्ट में, उनके दरबार में 3 हज़ारी थे। यानी 3 हज़ारी क्या होता है, वो फाइनेंस को देखा करते थे। 3 हज़ारी थे पहले, 3 हज़ारी के बाद वो दीवान, काबुल में उनको दीवान बना दिया गया था। दीवान ऑफ काबुल उनको बना दिया गया था। दीवान क्या काम करता है, वो फाइनेंस देखता है और फाइनेंस देखता था। और उस टाइम में जो किंग के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो दीवान की हुआ करती थी। अब जब मेहरुन्निसा जब वो 17 ईयर्स ओल्ड थी तो उसकी एक सोल्जर के साथ उसकी शादी होगी, शेर अफगान के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो बैटल इन बंगाल में उसकी डेथ हो गई थी, वो मारा गया था। तो उसकी डेथ के बाद जो नूरजहां जो थी वो महल में आ गई थी, अकबर के महल में आ गई थी। वो उसकी बीवी के पास रहा करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अकबर की तो उन्होंने उसकी वो जो थी वो महल में ही रहा करती थी, कोर्ट में ही रहा करती थी। तो यहाँ पे जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है या सलीम जो है वो उससे वो मिला और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब शादी के बाद जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो था उसका असल नाम उसका क्या था, मेहरुन्निसा था। जो नूरजहां जो थी उसका असल में जो नाम था वो था मेहरुन्निसा। शादी के बाद जो जहांगीर ने उसको टाइटल दिया था वो नूर महल का टाइटल दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने उसका टाइटल चेंज कर दिया था। उसको टाइटल चेंज करने के बाद उसको क्या नाम मिला था, नूर जहां का टाइटल मिला था। ठीक है, जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ये सलीम जो था उसके भी 3 नाम थे और जो नूरजहां थे उसके भी 3 नाम थे। ये आपने याद रखने हैं। ये जो नूरजहां जो थी ये बहुत ज़्यादा एबल वुमेन थी। इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टरिस्टिक्स की ये मालिक थी। इसे पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसे लिटरेचर में भी इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके अलावा जो नूरजहां थी और जो जहांगीर जो था इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो थे, जो टेस्ट जो थे, जो हॉबीज़ थी, बहुत ज़्यादा हॉबीज़ इनकी कॉमन थी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के वो मालिक थी, तो उसका इन्फ्लुएंस जो था वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था। और वो जहांगीर के साथ साथ वो भी स्टेट्स के मैटर को वो देखा करती थी, किंगडम के मैटर्स को वो देखा करती थी। नूरजहां की डेथ कब हुई थी? नूरजहां की डेथ हुई थी 1645 में। 1645 में इसकी डेथ हुई थी और वो शाहदरा लाहौर में ये इसका टॉम है, ये यहाँ पे दफन है। ठीक है, कल्चर इन द एज ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां के दौर में क्या कल्चर थे, क्या हॉबीज़ थी, क्या उन्होंने नई चीज़ें क्या प्रमोट की थी। सबसे पहले है पोइट्री। नूरजहां और जहांगीर जो थे इन दोनों को पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जहांगीर ने तो एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था तो उसके जहांगीरी। इसके अलावा जो नूरजहां जो थी उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था, डीप नॉलेज था उसे पर्शियन लैंग्वेज में और बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी उसे उसका अच्छा सेंस था, अच्छा टेस्ट था। लिटरेचर का उसका बहुत अच्छा टेस्ट था। ठीक है, उसके अलावा है पेंटिंग्स। जो जहांगीर जो था उसे पेंटिंग्स उसे बहुत पसंद थी। उसे नेचुरल सीन्स जो थे, नेचुरल सीनरी जो थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके कोर्ट में, उसके दरबार में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट उसने पेंटर्स रखे होते थे और जब वो कहीं बाहर जाता था तो वो अपने पेंटर्स को अपने साथ रखता और अगर वो उसे कुछ सीन पसंद आता था तो उसके पेंटर्स जो होते थे, उसके साथ जो होते थे, वो फ़ौरन से उसको पेंट कर लेते थे, उस सीन को पेंट कर लेते थे। वंस जहांगीर किल्ड अ लायन बाय टेकिंग एन एम एट हिज आइज एंड हिज कोर्ट पेंटर सेव्ड दिस सीन फॉर एवर। एक दफ़ा जो जहांगीर है वो शिकार के लिए गया तो उसके साथ उसके पेंटर्स भी थे। जब उसने एरो जब थ्रो किया लायन की तरफ तो उसके जो पेंटर्स के साथ थे उन्होंने फ़ौरन इस सीन को कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा जो जहांगीर जो था वो इतना एक्सपर्ट पेंटर था कि वो पेंटिंग दे के फ़ौरन से बता देता था कि ये किस पेंटर की पेंटिंग है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर्स। जहांगीर को नई नई बिल्डिंग्स बनवाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। बेगम शाही मॉस्क इनसाइड द मस्जिद लाहौर ये इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इसके अलावा अनारकली टॉम्ब्स ये भी इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा नूरजहां आल्सो बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टॉम्ब फॉर हर फादर। ये नूरजहां ने ये टॉम्ब इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने फादर और मदर की याद में और उसका नाम था एतमादुद्दौला। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्या बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। निशात बाग, शालीमार बाग तो आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर में है। नसीम बाग इन कश्मीर की 4 वर्ड से। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो ये भी उन्होंने उनके दौर में कंस्ट्रक्ट हुई थी और ये सारी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा है म्यूज़िक का भी नूरजहां और जहांगीर दोनों का बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट था। उनके कोर्ट में पर्शियन और इसके अलावा कश्मीरी म्यूजिशियंस भी इनके कोर्ट में होते थे। इसके अलावा जो नूरजहां थी, नूरजहां का वो मैं आपको बताती चलूँ। नूरजहां ने बहुत ज़्यादा डिशेस उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा नए फैशंस, ड्रेसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा फैशंस भी इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे नूरजहां ने। जहांगीर पैशन फॉर जस्टिस। जहांगीर ने जस्टिस के लिए, पीस के लिए
इंसाफ के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा काम किया था। उसने अपने दरबार के बाहर उसने अपने उसका जो पैलेस था, उसने अपने पैलेस के बाहर एक बेल लगवाई थी, उन्हें चेन लगवाई थी। अगर कोई बंदा आता था तो वो उस चेन को रिंग करता था, तो जो एम्परर जो होता था, जो बादशाह जो था, जो किंग जो होता था, वो फ़ौरन से वो खुद डायरेक्टली उसकी बात सुनता था और वो जस्टिस करता था, इंसाफ करता था। नेक्स्ट इज डेथ। इन 1627 AD जहांगीर सडनली फेल इल, ही डाइड इन कश्मीर एंड हिज टॉम वॉज बिल्ट इन शादरा नियर लाहौर। 1627 में इसकी डेथ हो गई थी। उसका जो टॉम जो है वो कहाँ पे है, वो लाहौर में है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आज हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर की रिफॉर्म्स पढ़ी थी हमने, देखा तो उसने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव उसने क्या रिफॉर्म्स की थी, और उसने रिलीजियस क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की। उसने एक न्यू दीन इन्वेंट किया था, दीन इलाही इन्वेंट किया था। तो स्टूडेंट्स, आपने इस सब को थॉरो अपनी इसकी रीडिंग करनी है, और जो कुछ MCQs तो मैंने आपको बताए हैं, और कुछ MCQs पॉसिबल, ऑल पॉसिबल MCQs आप लोगों ने खुद से अपने स्कूल की नोटबुक के ऊपर आपने इनको बना लेने, आपने इनको याद भी करना है। टिल दैट स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।